नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत आज हम चर्चा करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा और इसके महत्व के बारे में। इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं स्टेट लाइजन ऑफिसर, डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के डॉक्टर AK मिश्रा और अरुणोदय यूनिवर्सिटी लेखी के वाइस चांसलर डॉक्टर VN शर्मा। सर, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। क्योंकि हम चर्चा करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज हमारे पूरे देश में निकाली जा रही है। इसका लक्ष्य 26 जनवरी 2024 तक रखा गया था, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इसको फरवरी 2024 तक ले जाया जाए। वस्तुतः विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुरुआत 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी एक प्रखंड है, जहां भगवान बिरसा मुंडा के जन्मोत्सव के दिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसकी शुरुआत की। और शुरुआत करने के साथ साथ यह विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारे संपूर्ण देश में निकाली जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं का लाभ सभी लक्षित व्यक्तियों, जो लाभार्थी हैं, उनके पास सही तरीके से पहुंचाना है। सरकार ने इसके पहले भी बहुत सारे प्रयास किए हैं, लेकिन इसका यह लक्ष्य है कि यह समयबद्ध तरीके से लाभार्थी तक किस तरह परिपूर्णता के साथ पहुंच सके। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भाग लेने वालों की संख्या लगभग 20 करोड़ हो गई है संपूर्ण देश में। और प्रधानमंत्री जी का यह लक्ष्य है कि यह एक जन भागीदारी के रूप में जनमानस तक पहुंचे और सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हो, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को। वैसे सरकार की विभिन्न नीतियों और योजनाओं का लाभ लोगों को बराबर मिलता रहा है, फिर भी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण इसी क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी का यह मानना था कि जो सरकार का संकल्प है वह आम जन तक सही रूप से पहुंच पाया है कि नहीं, इसकी कैसे सुनिश्चितता की जाए। और इसी के लिए यह सरकार ने एक योजना बनाया कि सरकार की योजनाओं को, जिसको मोदी की गारंटी के नाम से भी जाना जा रहा है, एक गाड़ी के माध्यम से, जिसमें सारे सरकारी कर्मचारी भी एक गांव में, एक पंचायत में, वो एक जगह पहुंच करके सरकार की योजनाओं को लोगों को बताएं। और मैं यहाँ एक आपको बताना चाह रहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट 0 में मैं भी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर स्टेट एजुकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स डॉक्टर राजकुमार रंजन जी के साथ मैं अटेंड किया था। और मैंने देखा कि सरकार आपके द्वार का जो लक्ष्य है वह और सही तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से, जहां डिप्टी कमिश्नर और सारे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी एक जगह एकत्रित थे और उन्होंने जनमानस को इसके बारे में एक जागरूकता के रूप में, एक जन आंदोलन के रूप में, क्योंकि जब हम किसी चीज को एक उत्सव की तरह अगर मनाते हैं तो लोगों में उसके बारे में और उत्सुकता बढ़ती है और लोग उसके बारे में जानने के लिए आतुर होते हैं और आते हैं देखने, तो लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी मिली। इसीलिए यह विकसित भारत यात्रा की आवश्यकता पड़ी है सरकार को। तो सर, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को, खासकर आम लोगों को, किस प्रकार की सहायता मिल रही है या मिली है? हाँ, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो इसके बारे में एक यह भी कहा गया है कि यह लास्ट माइल डिलीवरी है, कि कतार में जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जो एक सोच था कि कतार में जो लगा है व्यक्ति, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, वह भी सरकार की योजनाओं से वंचित न रहे। और इसी को सुनिश्चित करने के लिए यह विकसित भारत संकल्प यात्रा आज लगभग 80% पंचायत को कवर कर चुका है, यह जा चुका है। और इस यात्रा के दौरान 4 करोड़ से अधिक लोगों का एक हेल्थ चेकअप हुआ है, 2.5 करोड़ लोगों का टीबी संबंधी जांच हुआ है,
50 लाख लोगों का स्किल सेल एनीमिया संबंधी जांच हुआ है। एनीमिया के बारे में गर्ल्स को भी स्कूल में मेडिसिन दिया गया है। लेकिन विकसित भारत यात्रा के तहत 50 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बना है। 33 लाख नए पीएम किसान लाभार्थियों को लाभ मिला है और साथ ही साथ 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड लोगों को दिए गए हैं और 25 लाख के लगभग मुफ्त गैस कनेक्शन और 10 लाख स्वनिधि आवेदन हासिल किए गए हैं, जिसमें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके औरतों का भी इनकम बढ़े और इसमें लोगों की जन भागीदारी विस्तृत रूप से हो सके। डॉक्टर शर्मा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय रहा है, खासकर ग्रामीण लोगों के बीच। इस लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है? नमस्कार। देखिए, एक चीज बहुत साफ होना चाहिए कि सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर के आई है, लेकिन उसका जो अवेयरनेस है, जो लोगों तक जाना चाहिए, वो जा नहीं पा रहा था। तो उसको पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव में बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं कि वहाँ के लोग अवेयर ही नहीं है, वो जानकारी ही नहीं है। जैसे कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो गाँव के लोगों के लिए हैं, उनको ये सारी जानकारी रहेगी तभी वो अप्रोच करेंगे। 1-2 लाभार्थी हैं, बाकी कुछ साइलेंट बैठे हैं। तो हमको अगर अपने विकसित भारत की छवि को लोगों तक पहुंचाना है और जन जन तक पहुंचाना है, तो यात्रा तो करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और हमको ये देखिए, इसका उद्देश्य है कि हमको रोल मॉडल बनना है और ये तेजी से विकसित जो भारत अभी कर रहा है उसको लोगों तक पहुंचाना है, उसकी योजनाओं को पहुंचाना है। जैसे विकसित भारत हम किसे कहेंगे, क्या क्या चीजें होंगी तो हम उसको विकसित कहेंगे। जीडीपी हमारा ज्यादा होना चाहिए, इंडस्ट्रीज जो है हमारे यहाँ अधिक होनी चाहिए, टेक्निकल जो डेवलपमेंट है वो हमारा पहले से ज्यादा होना चाहिए, फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वो हमारा अधिक होना चाहिए, हायर एजुकेशन और एजुकेशन जो GER है वो हमारा इंडेक्स होता है, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, उसको बढ़ना है। यही कारण है जिसे मिश्रा सर अभी डील करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने के पीछे क्या उद्देश्य है कि हमारे जो गांव-गांव में स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज है, उसमें लोगों तक ये विचार जाए और लोग उसको, जैसे एक सीधा सा एग्जांपल बताऊं, पहले कितना एम्स था देश में, बहुत कम था। अभी जो है यह 23 एम्स हो गया। किसको पता है? बहुत कम लोगों को पता है। 5 IIT थे पूरे देश में, अभी 23 IIT है पूरे देश में। NIT अभी 31 NIT है। हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी पहले कितनी थी, अभी 1000 हैं। तो इस तरह ये सारी चीजें लोगों तक जाए और लोग इसका फायदा उठाएं, यही इसका उद्देश्य है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, तो इसके मुख्य कारण क्या है सर? अब देखिए, ग्रामीण से संबंधित नीतियां जब बनेगी, ग्रामीणों तक जाएगा, और हम जानते हैं कि भारत क्या है, गांव का देश है, तो गांव में ही तो विकास होना पड़ेगा। तो मैं कुछ योजनाओं का नाम आपको बताता हूं जो यह सिद्ध कर देंगी कि यह सब कुछ जो है गांव के लोगों के लिए ही है। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, शहरों में तो सबके पास गैस था, गाँव में ही लोगों के पास नहीं था। औरतें जो है चूल्हा चक्की पर बनाती थी। अभी उसमें प्रधानमंत्री जी ने दे तो दिया, लेकिन उसको यूज करने वाले लोग बहुत कम थे, तो उसको सब्सिडाइज कर दिया, सब्सिडी दे दिया, तो उसको सब लोग अभी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, तो गांव में कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही आवास नहीं था। देखा गया, चिन्हित किया गया गांव के लोगों को कि किसके पास आवास नहीं है, और उस सही व्यक्ति को चुन करके प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से, तो ये गांव की नीतियां हैं। अभी जलकल में, शहरों में तो करीब करीब काम चलने वाला था, लेकिन गांव में जो जल कल की व्यवस्था थी, जो पानी की व्यवस्था थी, पीने की पानी, अभी भी हैंडपाइप और कुएं पर निर्धारित है। तो इसको देखने के लिए ये इस तरह की योजनाएं जो गांव की हैं, इसको यात्रा के माध्यम से लोगों तक ले गया। डॉक्टर मिश्रा, आप क्या बता सकते हैं कि इसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं? जैसा अभी शर्मा सर ने भी बताया, भारत गांवों का देश है। एक गरीबी उन्मूलन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर विकसित भारत यात्रा के माध्यम से गरीबों तक पहुंचा जा सके, गरीबों का पुनरुत्थान किया जाए, ये भी एक इसका प्रमुख लक्ष्य था। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि गरीबी पर एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पिछले 9 ईयर्स में जो सरकार के प्रयास हैं
उसके प्रयास से 25 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, गरीबी के चुंगल से बाहर निकले हैं। 10 वर्षों में सरकार ने एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके तहत असंभव को भी संभव किया जा रहा है। और एक वास्तविक प्रयास किया है सरकार ने कि इसमें जन भागीदारी का, पीपुल पार्टिसिपेशन को अच्छे ढंग से बढ़ाया जा सके और असंभव को संभव किया जा सके। 4 करोड़ गरीबों को एक पक्का मकान, जैसा इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया है, उसमें 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें 70% महिलाएं हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले के आकार को बढ़ा करके बड़ा कर दिया गया है और साथ ही इसके समय सीमा को 300 दिनों से घटा करके 100 डेज किया गया है और इसके अंदर इसको लक्ष्य को पूरा करना है। आज हमारे देश में खासकर जनजातीय महिलाओं को, जो शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं हैं, उनका भी एक अनोखा उदाहरण इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में देखने को मिला है कि विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से औरतों ने अपने इनकम को बहुत अच्छे ढंग से बढ़ाया है और सरकार के योजना का सही रूप से वो लाभ उठा रहे हैं। जी डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि इससे भारत की गरीबी मिटाने में कितनी सहायक साबित होगी और कितना सहयोग मिलेगा? देखिए, गांव के लोगों की जो दशा है, अगर वहाँ जो शिक्षा है, अभी सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट रेट है गांव में है, अभी सबसे ज्यादा इलिटरेसी जो गांव में है, तो गांव के लोगों को ये सुविधा प्रदान करे, लोग जो वहाँ पहुंचे और वहां तक जाए। जैसे मैं बताया कि एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। वहां जाने से तो इसका सुधार होता है। हर घर नल योजना अभी लोगों को पता नहीं था, अभी लोग पता चले तो उसको अप्रोच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यह प्रधानमंत्री का एक बहुत बढ़िया योजना है। उसी तरह स्वच्छता अभियान पहले बहुत कम लोगों को पता था, अभी सबको पता है कि प्रधानमंत्री का स्कीम है और स्वच्छता हमें रखनी चाहिए और हमको साफ सुथरा सफाई पर ध्यान देना चाहिए। तो पानी हो गया, शिक्षा हो गया, सफाई हो गया, आवास हो गया और मनरेगा। कोरोना समय में सबसे सफल अगर कार्यक्रम रहा तो मनरेगा का रहा। जो लोग, जो किसान कहीं कुछ नहीं कर पाते थे और मनरेगा से कमा करके अपना पेट पालते थे। और प्रधानमंत्री का जो कौशल विकास योजना पर सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई, स्किल डेवलपमेंट पर चलाए और उस पर लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। उसी तरह फसल बीमा योजना, गांव के लोगों के लिए फसल बीमा योजना बहुत ही सफल रहा है। जो किसान अपना खेती करते हैं, किसी कारण बारिश से या सूखा से या किसी कारण वो बर्बाद हो जाता है, तो उसकी बीमा योजना है तो उसका लाभ उस किसान को मिलेगा। उसी तरह सौभाग्य योजना, तो प्रधानमंत्री का टारगेट है कि हमें पूरे देश में ऐसे लोगों को चिन्हित करना है जिनके विकास करने से हमारे देश का विकास होगा। और विकास का मतलब ही होता है कि हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट होना होगा। जैसे अभी शिक्षा की बात हो रही थी, अभी श्रम योजना की बात हो रही थी, नौकरी के लिए बात हो रही थी। सभी व्यक्तियों को अभी 21 किलो अनाज कर दिया है, पहले कम था, अभी 21 किलो अनाज कर दिया। तो इसी तरह से प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, समृद्धि योजना, ग्राम सड़क योजना, अभी सड़क गांव में सड़क पहुंचा। तो ये सरकार की जो नीतियां हैं गांव के उत्थान के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, शिक्षकों के उत्थान के लिए, हमारे मिश्रा सर तो डील ही करते हैं, युवकों को उत्थान की बात करते हैं, स्टेट लाइजन ऑफिसर हैं और इसमें युवकों से डायरेक्ट इनका डीलिंग है। इस तरह से जो हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, लोगों तक की योजनाओं को ले जाएंगे तो हमारे देश का विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें मैं सप्लीमेंट मैं करना चाह रहा हूं, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि कैसे गरीबी को खत्म किया जाए सार्थक रूप से। तो प्रधानमंत्री जी ने जो, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने जो आंकड़ा बताया है, तो प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि जो आंकड़ा हम देते हैं कि जैसे हमारे यहाँ गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग ऊपर आ गए, तो उनका यह मानना है कि यह आंकड़ा किसी के लिए आंकड़ा हो सकता है, लेकिन उनके लिए यह आंकड़ा जीवन से जुड़ा हुआ है और जीवन से कम नहीं है। किसान सम्मान निधि की बात हो, महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनके इनकम को बढ़ाना, उनका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जी ने अभी 18 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने बात किया, जिसमें हजारों लाभार्थी
शामिल हुए संपूर्ण देश से। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, राज्य स्तर के मुख्यमंत्री और मंत्री, विधायक, स्थानीय प्रतिनिधि सारे लोगों ने भाग लिया और खासकर लाभार्थियों के साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट कनेक्ट करके उनसे पूछा कि आपको जो सरकार का योजना मिला है उसका कितना लाभ मिला है। तो उन लोगों ने इसको एक एक करके बताया। इसी के कारण प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी 2024 से इसको बढ़ा करके फरवरी तक रखने का काम किया है और उनका यह लक्ष्य है कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बना दिया जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। साथ ही एक नमो दीदी ड्रोन योजना की भी शुरुआत हुई है और एक किसान के रूप में महिलाओं को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया गया है और लगभग 10 करोड़ महिलाएं जो हैं वह सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ करके गरीबी से निकलने का कोशिश कर रही हैं और 3 करोड़ महिलाओं को चिन्हित किया गया है एक किसान के रूप में। ये सारी योजनाएं अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो तो हमारे लाखों लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे और गरीबी उन्मूलन का यह एक बड़ा माध्यम बन सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और जन भागीदारी होनी चाहिए। तो साथ ही साथ जब हम जेंडर की बात करते हैं तो ट्रांसजेंडर भी एक जेंडर है जिनके लिए बहुत सारे योजनाएं नहीं है, नीतियां नहीं है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए क्या कुछ किया है? हाँ, यह भी एक आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है क्योंकि हर बार हम इनको मार्जिनलाइज्ड कर देते हैं। जब जेंडर बायसनेस की बात आती है तो ट्रांसजेंडर को हम भूल जाते हैं। तो ट्रांसजेंडर के बारे में फिर मैं प्रधानमंत्री को उद्धृत करना चाहता हूं कि उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि पहली बार यह सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदायों के मुश्किलों की चिंता करते हुए उनके जीवन को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। इसके पहले भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहले भी 2019 में गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ बनाया था और समाज में उन्हें एक सम्मानजनक स्थान दिलाने का प्रयास सरकार ने किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी अगर ट्रांसजेंडर की कोई समस्याएं थी तो उसको लेकर के वो सरकार के पास आए हैं क्योंकि सरकार लोगों के द्वार तक गई है ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से और उनको मदद करने का बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। साथ ही साथ ट्रांसजेंडरों के साथ कोई अन्याय न हो उसके लिए ट्रांसजेंडरों को एक सर्टिफिकेट देने का भी काम इस गवर्नमेंट ने किया है। तो मेरा यह मानना है कि यह सही में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का एक अस्तुत्य प्रयास किया गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से। तो डॉक्टर शर्मा आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, यही सही समय है। प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि यह अमृत काल है और अमृत काल में सभी का योगदान बहुत जरूरी है, युवकों का खास तौर से। ये बोलते हैं कि हमको संकल्प लेकर चलना है। ये संकल्पों को लेकर के चलने का समय आ गया, अमृत काल समय है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है किसी चीज के लिए हम मोटिवेशन पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे यूथ को अगर मोटिवेट कर दें आप तो वंडरफुल चीज करके दिखा दे। इसीलिए मैं जब भी कोई मीटिंग होती है, कोई सेमिनार और वर्कशॉप होता है तो मैं उनको एक शेर पढ़ता हूं हमेशा कि वर्कशॉप सेमिनार तो एक बहाना है, वास्तव में आपको जगाना है। यह अवेयर करने का समय है, खास तौर से युवकों को। इसमें पढ़े लिखे लोगों को, डॉक्टर का, वीसी का, हेडमास्टर का, शिक्षकों का ज्यादा दायित्व बनता है और उनको सामने आना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि यह अमृत निकालने का समय है। इस अमृत काल से अमृत को निकालने के लिए अभी जैसे देखिए वोकल फॉर लोकल, अब विकसित भारत बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल बहुत सफल है यहाँ अरुणाचल में खास तौर से। और यहाँ के युवकों को आगे बढ़ने के लिए अभी बैंक से पिगरी, गोटरी, फिशरी, इस तरह के लिए लोन अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। उसमें लेकर के अपना काम कर सकते हैं। फिशरी के लिए तो अलग से हर स्टेट को फंड ही प्रधानमंत्री जी ने दिया है, क्योंकि इस तरह के स्टेट में फिशरी जहाँ मुख्य भोजन है तो वहाँ उत्पादन उसकी कमी है तो बाहर से मंगाना पड़ता है। तो यहाँ अगर पैदाइश होगा, अगर उसको निकालेंगे तो हमारा भारत विकसित भारत बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो। युवाओं की बात करते हैं तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत युवा वर्ग के लिए क्या क्या है? हमारे यहाँ भारत में जो युवा वर्ग है वो हमारा भारत का सबसे बड़ा डिविडेंट है, क्योंकि यह युवा आबादी संपूर्ण विश्व में किसी भी देश में नहीं है जितना कि हमारे देश में है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो लक्ष्य है कि 2047 तक इंडिया को विकसित राष्ट्र बनाया जाए, तो उसके लिए जो 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं उसमें से युवा एक
सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स है। तो इसीलिए युवाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि 11 दिसंबर को जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, विकसित भारत @2047, जिसमें सारे युवाओं को फोकस किया गया है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सारे स्टेट में, इंडिया के सारे स्टेट में राजभवन में एक लॉन्चिंग प्रोग्राम इसको किया गया था, जिसमें ऑनरेबल गवर्नर ने, हमारे यहाँ भी ऑनरेबल गवर्नर अरुणाचल प्रदेश ने राजभवन ईटानगर में एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें सारे वाइस चांसलर्स को, कॉलेज के प्रिंसिपल्स को बुलाया गया, स्टूडेंट्स को भी बुलाया गया। हमारे शर्मा सर भी एज ए वीसी उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए थे। खुशी की बात है कि मिश्रा सर उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे। मुझे दायित्व तो मिला था इसका। तो उसमें युवाओं को ही फोकस किया गया है और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक पोर्टल भी लॉन्च किया है, विकसित भारत @2047, जिसमें हमारे सारे युवा अपने आप को वहां रजिस्टर्ड कर सकते हैं एक स्वयं सेवक के रूप में। तो सरकार के पास युवाओं की भी जानकारी होगी, किस युवा से कौन सा मदद लिया जा सकता है किसी भी समय, किसी आकस्मिक समय, तो सरकार के पास एक रेडी रेकनर डेटा अवेलेबल होगा। और अगर युवाओं को भी मदद की ज़रूरत होगी सरकार के तरफ से, तो इस पोर्टल के माध्यम से उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास सरकार करेगी। और मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ अरुणाचल में भी बहुत सारे युवा इस पोर्टल पर @2047 विकसित भारत पे वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे हैं और भारत के राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत कर रहे हैं कि हमारा राष्ट्र 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सके। तो हमने बात कर ली, महिलाओं की बात कर ली, युवाओं की बात कर ली, यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर की भी बात कर ली। किसान वर्ग के लिए क्या क्या है जानना चाहेंगे? देखिए, ये सारी चीजें और उसमें अधिक से अधिक योजनाएं जो हैं किसानों के लिए ही है। और मैं इसमें फिर से एक बात जोड़ता हूं कि मैं एक शेर पढ़ता हूं हमेशा कि मिलना और मिलाना तो एक बहाना है, वास्तव में आपको दिल के करीब लाना है। अरे मैं तो एक मंदिर हूं, लेकिन आपको देवता बनाना है। आपको देवता से बनाने से मतलब है कि आपको एक अदद इंसान बनाना है, ह्यूमन बीइंग बनाना है। विद्यार्थियों को और शिक्षकों के हाथ में विशेष तौर से है। हमारे जो किसान भी हैं, तब पढ़े लिखे किसान हैं, वो बैंक से लोन कैसे लेना है, पहले का जमाना गया, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। इस तरह की सरकारी जो नीतियां हैं किसानों तक जब पहुंचेंगी तो किसान जा करके उसका लाभ लेगा, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, मैं एक शब्द इसमें कहना चाहता हूँ। सर ने तो किसान सम्मान निधि योजना का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो किसानों की आय को भी बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है, क्योंकि किसान सम्मान निधि जो पहले यह मान्यता था कि 10,000 FPO है, जिसमें 8,000 तो पहले से मौजूद थे, लेकिन उसको और अधिक बढ़ाया जा रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से, जिसमें आप किसानों की आय को बढ़ाना, पशुओं का टीकाकरण करना, खासकर एनिमल्स का जो वैक्सीनेशन है उस पर भी बहुत जोर दिया गया है, और दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि करना है। व्हाइट रेवोल्यूशन को भी और आगे बढ़ाना है, और इसमें सरकार को बहुत सफलता मिली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से पर्टिकुलरली बात करें तो अरुणाचल वासियों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? मैंने यह देखा है अरुणाचल में कि जैसे उज्ज्वला योजना है, तो ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन मिल रहा है। महिलाओं जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, तो उनके स्वास्थ्य का जांच करके उनको संपूर्ण आहार देने की व्यवस्था भी डिपार्टमेंट के तरफ से किया जा रहा है। और हमारे यहाँ जैसे अरुणाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, इसकी बहुत अधिक संभावनाएं हैं, और लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बता करके और अधिक लाभान्वित करने का प्रयास यह किया जा रहा है। स्कीम तो बहुत था, लेकिन शायद यह स्कीम सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाया था। तो इस विकसित भारत यात्रा के माध्यम से अब हमारे अरुणाचल के भी जो फार्मर्स हैं वो बहुत अधिक जागरूक हुए हैं। हमारे अरुणाचल की जो महिलाएं हैं, खासकर रूरल सेक्टर में, वो जागृत हुई हैं और वो इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने देखा कि जो सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे उस छोटे बच्चे को भी दिया जाए,
है वो उनके मदर के साथ या उनके पेरेंट्स के साथ ला करके गवर्नमेंट ने देने का एक अच्छा प्रयास किया है। आप विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को देखते हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम चलाने के दौरान आपने क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की? हाँ, हमारे यहाँ जैसे अरुणाचल का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसको देख करके हर जगह पहुँचना एक मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी सरकार के प्रयास से आज यह विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव तक पहुंच रहा है। जहां तक मोटरेबल है वहां तक ये यात्रा गया है और मैंने खुद, जैसा मैंने आपको बताया, मैं जीरो में मैं साक्षी था जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 18 जनवरी को जब उन्होंने संबोधित किया था तो मैंने देखा कि कैसे जो महिलाएं हिंदी नहीं बोल पा रही थी या इंग्लिश नहीं बोल पा रही थी तो उनको लोकल डायलेक्ट्स में समझाने के लिए वहाँ के लोकल लोग उनको बता रहे थे और वो आकर के बहुत उल्लास के साथ, खुशीपूर्वक, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एक सेलिब्रेशन हो रहा हो। विकसित भारत संकल्प यात्रा, सारे लोग एक जगह इकट्ठा थे और एक उत्साह के साथ उसमें भागीदारी कर रहे थे। मेरा यह मानना है कि हमारे अरुणाचल जैसे दूर दराज के गांवों में इसको और अधिक सार्थकता के साथ पहुंचाना चाहिए और अगर हो सके तो फरवरी से भी इसको और आगे ले जाया जाना चाहिए ताकि यह जो प्रधानमंत्री का प्रयास है वह हमारे अरुणाचल में भी जन जन तक पहुँचे, गांव-गांव तक पहुँचे और हमारा अरुणाचल जो सुदूरवर्ती सीमा प्रांत राज्य है कि 3 तरफ से हमारे यहाँ फॉरेन कंट्रीज का जो बाउंड्री मिलता है, तो पहले मानना था कि हमारा अरुणाचल लास्ट है, लेकिन आज यह माना जाता है कि नहीं, अरुणाचल हमारा फर्स्ट है। तो अरुणाचल फर्स्ट को मानते हुए यह विकसित भारत संकल्प यात्रा का पेनिट्रेशन अगर और अधिक गाँवों तक होता है तो और अधिक यह कारगर हो। संक्षिप्त में समअप करें तो आपसे जानना चाहेंगे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को सरकार की विभिन्न नीतियों और योजनाओं के बारे में जानने और इससे लाभ उठाने का कितना अवसर प्राप्त हुआ है? देखिए, युवाओं में ऊर्जा है, उसको जागृत करना है और हम तेजी से विकसित करें, भारत विकसित हो, इसको हम बहुत तेजी से अवेयर करने के लिए कोशिश करना है। अरुणाचल प्रदेश में पहले 4 कॉलेज थे, आज के जमाने में हर जिले में कॉलेज होने वाला है। पॉलिटेक्निक है, यहाँ NIT खुल गया, यहाँ नेरिस्ट है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, 6 यूनिवर्सिटीज काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेज है। तो लोग जो इसमें पढ़े लिखे लोग हैं उनका यह दायित्व है कि लोगों तक, आम लोगों तक, अगर हम क्लास में बोलते हैं तो 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे के दिमाग में बात जाएगी तो जितने गांव के लोग हैं, जितने बच्चे हैं, उनको उनका लाभ मिलेगा और निश्चित लाभ मिलेगा। मेरा यह मानना है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं, कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का विकास रथ जो आगे बढ़ा है वह केवल विकास रथ ही नहीं है, यह विश्वास रथ में बदल चुका है और लोगों में यह विश्वास हो रहा है कि सरकार हमारे लिए है और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा करके हम अपने आर्थिक स्थिति को, हम अपने समाज को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने राज्य को समृद्ध बनाएं और राष्ट्र के संकल्प से सिद्धि तक की जो कामना है उसमें हमारी भागीदारी हो। और मेरा यह मानना है कि अरुणाचल भी इसमें पीछे नहीं रहेगा और हम बढ़ चढ़कर इस राष्ट्र के उन्नति में भागीदारी करेंगे और भागीदार बनेंगे। तो अंत में हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, ये परिवर्तन का समय है और इसका लाभ उठाना चाहिए। जो सरकार की जितनी योजनाएं हैं वह योजनाओं में भाग लेना चाहिए और उसमें हम अपने लिए आगे बढ़ें, दूसरों को साथ लेकर के बढ़ें और दूसरों को भी हम मदद करें, क्योंकि यह समय केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी है, देश के लिए भी है। मेरा भी यह मानना है कि आइए हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ें और संकल्प से सिद्धि तक के रास्ता को चुन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और विकसित भारत संकल्प यात्रा और इसके महत्व के बारे में इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे एक विशेष कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के तहत आज हम चर्चा कर रहे थे विकसित भारत संकल्प यात्रा और इसके महत्व के बारे में। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे स्टेट लियाजन ऑफिसर, डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के डॉक्टर AK मिश्रा और अरुणोदय यूनिवर्सिटी लेखी के वाइस चांसलर डॉक्टर VN शर्मा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।